सभी साथियों का एक बार फिर से मैं अपने इस मोटिवेशन परिवार में स्वागत करता हूं और आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में। साथियों, आज 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए, क्योंकि आज 1 दिसंबर का दिन है और 1 दिसंबर को पूरे संसार में विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एड्स किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। मैं इस क्षेत्र में कार्यरत हूं और बहुत अच्छा महसूस करता हूं। पिछले 3 साल के अंतराल में मुझे बहुत सारी खट्टी मीठी अनुभव इस क्षेत्र से हुआ है और एक छोटा सा संबोधन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मध्य में लेकर आया हूं अपना। और इस संबोधन में मैं मुख्य रूप से अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मैं नहीं बताने वाला हूं आपको कि HIV क्या है और एड्स क्या है। आप गूगल कर सकते हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं, मैंने क्या सीखा है आप लोगों के बीच में जाकर। मेरा सबसे बड़ा अनुभव, मैं आपकी केयर करता हूं। मैं कम्युनिटी से बाहर हूं, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। मैं क्षेत्र में आकर आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, आपके स्वास्थ्य के बारे में जान रहा हूं। आप मेडिसिन पे है या नहीं है, आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं, आपका जीवन स्तर क्या है, आपके वैधानिक अधिकार क्या है, आपकी समस्याएं क्या है और क्या आपको किसी तरह से प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है। इस विषय पर मैं आप पर काम करता हूं, क्योंकि आज विश्व एड्स दिवस है और इस दिन पर मैं 3 बातें आपसे करना चाहता हूं जो मैंने इस कार्यकाल के दौरान सीखा है और मुझे अनुभव हुआ है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से इस तरह की बातें जरूर करूंगा। और ये केवल कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं है, जो लोग HIV के साथ जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, अभी तो ये सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि HIV क्या है, एड्स क्या है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। HIV हो गया तो उसका मतलब नहीं है कि आपको एड्स हो गया है, ठीक है ना? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपको समझना जरूरी है। ये आपके हक में नहीं है कि आपको HIV हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। इसका कारण मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे। हो सकता है कि आपको कहीं से भी हुआ हो सकता है, गलत जरूरी नहीं है गलत तरीकों से HIV हुआ हो आपको। 4 कारणों से HIV होता है और मैं कारणों पर नहीं जाना चाहता हूं। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि आप अगर HIV के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, आपको HIV हो गया है और आपको पता चल गया है, तो सरकार आपके लिए व्यवस्था करती है, आपको फ्री दवाई उपलब्ध कराती है, आपकी सारे टेस्ट वगैरह सब फ्री कराती है। तो आप उस चीज का लाभ उठाएं। बजाय इसके मैंने हमेशा देखा है कि लोग परिस्थिति और मन स्थिति में चले जाते हैं। लोग अपनी परिस्थिति दिखाने लगते हैं जब हम उनसे पूछते हैं कि आप दवाई क्यों नहीं खा रहे हैं, तो सामने से जवाब आता है कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर हमारे पास समय नहीं है कि हम जाकर दवाई खरीदकर दवाई लाकर खा सके। ठीक है, आपकी सारे काम, सारी जरूरतें पूरी हो रही है, मैं देख रहा हूं। मैं ये भी नहीं कहता कि लोगों की मजबूरियां नहीं होती है, लोगों की मजबूरियां भी होती है, पर कितनी? 5% लोगों की मजबूरियां होती हैं। बाकी लोग क्या करते हैं?
कि एक बहाना बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एचआईवी आपके बॉडी में है, एचआईवी का वायरस आपके शरीर में है, तो बहुत जल्दी ये आप में इफेक्ट नहीं, आपको प्रभावित नहीं करता है। हो सकता है 6 महीने बाद आपको प्रभावित करेगा, 1 साल बाद प्रभावित करेगा। आप तक तो स्वस्थ है, ठीक है, तो आपको लगता है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे दवाई खाने की क्या जरूरत है। वही अगर मैं शुगर या बीपी की बात करूं तो इससे जो है तुरंत आपको फर्क पड़ जाता है। आप दवाई नहीं लोगे, परहेज नहीं करोगे, 1-2 दिन में आपको फर्क पड़ जाता है। आप दौड़ कर जाते हो, दवाई लेकर आते हो, अपने पैसे से खरीद कर लाते हो। जबकि एचआईवी में ऐसा नहीं, आपके बॉडी में है, आपके ब्लड में ये सर्कुलेट कर रहा है 24 घंटे, और आप जो है दवाई छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। परंतु क्या आपको नहीं पता कि ये हर सेकंड आपको नुकसान पहुंचा रही है? आपको ये पता होना चाहिए कि ये वायरस आपको हर सेकंड आपके बॉडी को हार्म कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को खा रही है हर सेकंड। अब आपको ये भी पता है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कोई उपचार नहीं है इसका, केवल एक रोकथाम की दवा जो कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के माध्यम से आपको दी जाती है। अब यदि आप निरंतर एआरटी पर बने रहते हैं तो आप इस चीज को रोक सकते हैं ना। जब ये आपके बॉडी में आ गया है तो एचआईवी की कंडीशन है। अब आप इस एआरटी को एआरटी पे निरंतर बने रहेंगे तो आपके बॉडी में जो वायरस है वो एचआईवी के ही स्तर पर सीमित रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? जब एचआईवी आपके बॉडी में है और वो क्या करेगा, जब आप दवाई नहीं खाओगे तो आपके बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको खाना शुरू करेगा, उसका खाना ही वही है। अब वो आपके सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को खा लेगा तो क्या होगा, आपके बॉडी में जो एक घर के समान है, तमाम तरह की बीमारियां जो हमारे इस वातावरण में घूम रही है, हमारे बॉडी के साथ टकरा रही है, वो हमारे अंदर घुस जाएंगी और आपका बॉडी बीमारियों का घर बन जाएगा। अब वो कंडीशन हो जाएगी एड्स की, और आप जानते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है। और तब यदि आप एआरटी पे बनेंगे तो क्या इससे लाभ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और यही होता है। आज मैं मुख्य रूप से एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो मेरे साथ अभी मेरे ही कार्य क्षेत्र में हुआ है और मुझे बड़ा दुख होता है। तो ऐसा है कि एक परिवार की बात है, क्योंकि गोपनीयता की शपथ के साथ हम इस प्रोग्राम में काम करते हैं तो परिवार के बारे में नहीं बता सकता, मैं नाम नहीं बता सकता, कहां के हैं नहीं बता सकता। तो एक परिवार की बात है और हस्बैंड वाइफ की दवाई चलती थी, बच्चे काफी बड़े हैं। अब इन दोनों ने जो है दवाई खाना छोड़ दिया है और एक सामान्य सा परिवार है, थोड़ी बहुत खेती है, कुछ जानवर है, घर में काम वगैरह करके ये अपना गुजारा करते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटा है और सब 17 साल के अंदर ही है। अब जब इन्होंने 6-7 महीने दवाई छोड़ दी और कई बार हम इसके घर में गए कि आप दवाई क्यों छोड़ रहे हैं, क्या परेशानी है आपको? अब जो हस्बैंड है उनकी टीबी की भी दवाई चल रही है, अब वो टीबी की दवाई खाता है और वर्तमान में ठीक है, सारे काम कर रहा है हमारे सामने। मैं भी कई बार गया हूं इनके घर में तो मैंने देखा है, चारा काट रहे हैं, पशुओं को अपना नहला रहे हैं, सारे काम कर ले रहे हैं। इनकी वाइफ बैठी हुई है, मैंने समझाया उनको कि ये दवाई क्यों नहीं खा रहे, आप दोनों दवाई क्यों नहीं खा रहे। अब वो कहने लग गए, देखो आपके सामने है और ये कितना काम कर पा रहे, जब दवाई खाते हैं तो काम नहीं कर पाते हैं, बिस्तर पे आ जाते हैं। और मेरा भी ऐसा ही है, मैं दवाई खाती हूँ तो मैं उठ नहीं पाती, हिल नहीं पाती हूँ। अब देखो स्वस्थ हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो दवाई मुझे नहीं खाना है। बहुत समझाने के बाद, बहुत मनाने के बाद वो लिख करके देने को तैयार है कि हम जो है स्वेच्छा से दवाई नहीं खाना चाहते हैं और हम इस चीज को लिख कर देना चाहते हैं। नहीं मानने के बाद काफी दिनों बाद ये खुद एआरटी से पहुंचे और लिख कर देके गए कि हमको दवाई नहीं खानी है। ठीक है, आप लिख कर देके गए, उसके बाद 6 महीने तक कोई नहीं पूछेगा आपको। अब
एक मोड़ इस कहानी का सबसे बड़ा ये है, मैंने ये देखा था कि वो जो आदमी है वो तो दवाई खाना चाहता था, उसने कभी मना नहीं किया कि मुझे दवाई नहीं खाना है, परंतु उनकी वाइफ ने उनको दवाई खाने नहीं दिया, मना करा हमेशा कि नहीं तुम ठीक हो, तुमको दवाई की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने उनकी बात मानी और दवाई छोड़ दिया। अब क्योंकि उन्होंने लिख कर दे दिया था तो हमारा भी उनके घर में जाने का नहीं बनता था। कल के डेट में हम पर कोई क्लेम लगा देंगे, हम भी नहीं गए उनके घर में। एक रोज जब मैं ईआरटी की विजिट पर पहुंचा तो वहां जाकर देखा, क्योंकि ईआरटी भी शिफ्ट हुई थी और मैं वहां गया तो वहां मैंने देखा कि बरामदे में एक आदमी कुछ लेटा सा है और उसकी हालत बहुत अजीब सी है, बिल्कुल ऐसे सूख गए हैं बिल्कुल। तो मेरा ध्यान थोड़ा सा गया तो मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो देखने के बाद फिर मैं वहां से चलने लगा आगे की ओर। तो आगे से जैसे ही देखा तो उनकी वाइफ जो है चली आ रही थी और उन्होंने मुझे पहचान लिया और आवाज लगाया। जब आवाज लगाया तो उन्होंने बोला कि इनकी दवाई करा दो, ऐसा है बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत समय से हम परेशान हैं और ये इनकी हालत देखिए। फिर मैंने उनको बताया कि देखो मैंने आपको समझाया था कि एक स्थिति ऐसी आ जाएगी तब इन पर कोई दवाई काम नहीं करेगी, और असल में हुआ भी वही था। इनकी जांच के बिना इनको दवाई नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि कोविड काल चल रहा था, लॉकडाउन लगी हुई थी, डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, इनकी टेस्ट नहीं हो पाई और दवाई उपलब्ध नहीं हो पाया। और दूसरी बड़ी बात की इनकी कंडीशन चेंज हो गई थी, अब ये इसकी अवस्था में आ गए थे। अब हमने कोशिश करनी शुरू करी, इसलिए दवा शुरू करेंगे। जब हम कोशिश करते डॉक्टर आता इनको देखता, उसी बीच इनकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर देखिए कितनी बड़ी बात है। अब ये आदमी दवाई खाना चाहता था और इनकी वाइफ ने इनको दवाई खाने नहीं दिया कि तुम ठीक हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दवाई नहीं खानी। अंत में क्या हुआ, इस आदमी की जान चली गई। तो मैसेज मैं ये देना चाहता हूं कि आप दवाई नहीं खाना चाहते हैं, आप जानकार हैं, आप गूगल करते हैं, बहुत कुछ सारी जानकारी आपको मिलती होगी, आप सब जानते हैं। पर मेरा मैसेज ये है कि आप किसी और को दवाई खाने से मत रोकिए, चाहे वो आपका परिवार का हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो। मैं आपको इस संबोधन में बताना चाहता हूं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। चाहे आप गूगल करिए, गूगल में आपको हो सकता है कि हजारों तरीके की बातें दिखाई जाती हो। तो आप कुछ भी करिए, आप खुद नहीं खाना चाहते वो और बात है, हम आपको समझाएंगे। आप नहीं खाना चाहते वो और बात है, पर आप किसी और व्यक्ति को जो नहीं जानता इस बारे में, उसको दवाई खाने से मत रोकिए। ये मेरा पहला मैसेज हो गया। अच्छा, दूसरी बात मैं इस संबोधन में ये बताना चाहता हूं आपको कि आप गूगल करते हैं, बहुत लोगों की समस्या मैंने देखी है, गूगल करते हैं और बहुत सारा उनको पता चलता है कि यहाँ मेडिसिन आ गई है, हम ये करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, हम वो करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और वो अच्छे खासे जानकार भी होते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप गूगल करिए, जानिए इस बारे में, एचआईवी कैसे फैलता है, क्या है नहीं है, इन सब के बारे में जानिए। पर आप ये अगर सोचेंगे कि इसका इलाज है, हम दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक रहेंगे, कोई घरेलू उपचार करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा अभी संभव नहीं है पूरे दुनिया भर में, और खास तौर पे हमारे भारत देश में तो बिल्कुल भी नहीं। भारत सरकार आपके लिए करती है, बहुत बड़ा रकम खर्च होता है भारत सरकार का इसमें। अच्छा, भारत सरकार की संस्था है नैको, आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई सटीक जानकारी चाहिए, आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप नैको की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च करिए, आपको जो भी अपडेट है वहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वर्चुअली ये डिसाइड मत करिए कि इस चीज की वैक्सीन है या दवाई है, और उस चक्कर में जो है आप ईआरटी को मत छोड़िए। ईआरटी को आप छोड़ेंगे तो आपको एड्स की अवस्था में आने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। ये एक फैक्ट है, आप समझ लीजिए। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है ईआरटी पे बने रहेंगे।
अच्छा, एक बात तो मैंने ये बोला कि आप किसी और व्यक्ति को डिमोटिवेट मत करिए, उनको दवाई खाने दीजिए और उनको हो सके तो समझाइए कि दवाई खाना कितनी जरूरी है। आप एआरटी पे रहेंगे तो मैं स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मुझे एचआईवी की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अगर 100 साल जीऊंगा या 70 साल जीऊंगा तो आप भी मेरे बराबर या मुझसे ज्यादा जी सकते हैं। शर्त क्या है? आप एचआईवी की जो दवा है रोकथाम की, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिससे इलाज हो रहा है, इससे आप लेते रहिए, कंटिन्यू लेते रहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपको अगर एक गोली दी जाती है या 2 गोली दी जाती है, सुबह शाम खाते हैं या रात की खाते हैं, तो केवल 24 घंटे के लिए होती है। आपके ब्लड में जो वायरस है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है, जो वायरस है उस पर ये दवाई जो है 24 घंटे तक ही काम करेगी। आप रात के 9 बजे दवाई ले रहे हैं तो अगले रात के 9 बजे तक ही आप पर काम करेगी, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाएगी। और इस अंतराल में आपकी बॉडी में जो एचआईवी का वायरस है वो सोया हुआ अवस्था में रहेगा, नहीं वो जो है आपके CD4 को हार्म नहीं करेगा, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं खा पाएगा, वो सोया हुआ अवस्था में है। और जैसे ही दवाई का असर कम होगा या खत्म होगा, उसके बाद वो तुरंत जाग जाएगा। अब उसको खाना चाहिए। अब खाना क्या खाएगा? वो आपका CD4 खाएगा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खाएगा। इसीलिए आपको 24 घंटे के अंतराल में एक दूसरी दवाई दी जाती है, ताकि दवाई की जो असर है वो खत्म होने से पहले आपको दोबारा उस दवाई को लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर आप मेरी बातों को समझेंगे और इस पर अमल जरूर करेंगे। अच्छा, किसी और की बात पर आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वैक्सीन आएगी, कोई उपचार आएगा इसका, तो आप लोगों को सबसे पहले दी जाएगी। ठीक है? तो इसमें जो है कोई आप सीखिए, जानिए इस चीज के बारे में, कोई परेशानी नहीं है, बट आप एआरटी मत छोड़िए। अच्छा, एक तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने शायद शुरुआत में भी हल्का सा बताया था। तो तीसरी बात यह है कि आप कभी भी परिस्थिति को बोल करके ये मत बताइए कि मैं दवाई खाने के लिए इसलिए सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है। आपके लिए एआरटी बहुत जरूरी है। आप एआरटी पर बने रहेंगे तभी जो है एड्स मुक्त देश या दुनिया का निर्माण हम कर सकते हैं। और इसीलिए आप एआरटी पर बने रहिए और अपनी मन स्थिति बनाइए। मन स्थिति को परिस्थिति पर हावी करिए, ना कि परिस्थिति को मन स्थिति पर। जिस दिन आपने अपने मन स्थिति को बदल लिया कि एआरटी पर मुझे बना रहना है, क्योंकि अभी तक ये पता है कि आपको आजीवन दवाई खानी है, सरकार आपके लिए व्यवस्था कर रही है, सरकार आपके लिए प्रयास कर रही है, काफी महंगी दवाई होती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा रही है, सारे उपचार इलाज आपके फ्री करती है। तो आप भी थोड़ा सा अपना एक हाथ जरूर बढ़ाएंगे ना। सरकार एक हाथ बढ़ा रही तो आप भी अपना एक हाथ बढ़ाएंगे, तभी तो चल पाएगा ना। तो अपने परिस्थिति पर अपने मन स्थिति को हावी करना सीखिए और इस विश्व एड्स दिवस 2020 आज ही एक संकल्प आप कर लीजिए अपने आप से कि कुछ भी हो जाए एआरटी को नहीं छोड़ना है। एआरटी 24 घंटे के अंतराल में लेना ही है और अपनी निरंतर जांचें करवानी है और एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह जीना है। अच्छा, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आसपास के, अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसके बारे में बोलचाल करना छोड़ दीजिए। आसपास में भड़काना लोगों को छोड़ दीजिए कि ये व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है या तो किस तरीके से गलत तरीके से हुआ है, जो भी है, आप उसके बारे में मत बोलिए इस तरीके से। उसको आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि वो आदमी वैसे भी हमारे भारत देश में ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग जैसे एचआईवी के कंडीशन में आते हैं तो वो अपना ये सोचना बंद कर देते हैं कि आगे कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है ना? तो उनको डिमोटिवेट मत करिए, उनको प्रोत्साहित करिए। एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह उनका भी जीने का अधिकार है और जीते भी है।